अब हम समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ईसीटी। ठीक है, इससे पहले हम इस ईसीटी क्या होता है, उसके टाइप्स जो होते हैं पूरा डिटेल्स में, इलेक्ट्रोड्स कहाँ लगाते हैं, वो सब कुछ समझ चुके हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगर हम ईसीटी की बात करें तो ये इसका मैकेनिज्म जो है वो क्या है, अननोन है। क्या है, नॉट नोन, मीन्स इडियोपैथिक है, अननोन है। प्रॉपर पता नहीं किया गया है कि आखिर ये ईसीटी किस मैकेनिज्म पे काम करता है, कैसे प्रोसेस करता है। लेकिन ऑन द एक कहते हैं ना हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस बनाया गया साइंटिस्ट ने। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, एज्यूम करना। साइंटिस्ट ने एज्यूम किया कि ईसीटी पॉसिबली अफेक्ट द कैटिकोलामाइन पाथवे between disaffron from where seizure generalize occurs and limbic system। बेसिकली कहा जा रहा है कि कैटिकोलामाइन पाथवे, डू यू नो कैटिकोलामाइन? कैटिकोलामाइन पाथवे में क्या होता है, बेसिकली कैटिकोलामाइन पाथवे में कैटिकोलामाइन हार्मोन का बनना। सिंपल है, कैटिकोलामाइन हार्मोन कौन कौन से होते हैं, जो डोपामिन होता है, एपिनेफ्रिन होता है और नॉन एपिनेफ्रिन होता है। ठीक है, 3 ऐसे हार्मोन होते हैं जिसे हम कैटिकोलामाइन कहते हैं, डोपामिन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। तो ये जो हार्मोन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब कोई बॉडी में स्ट्रेस वाला कंडीशन अराइज होता है, फिर चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो या फिर मेंटल स्ट्रेस हो। मान लो किसी को एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, फिजिकली ट्रॉमा हुआ, ब्रेन में ट्रॉमा हुआ, तो व्यक्ति स्ट्रेस में चला गया, या फिर कोई इमोशनल स्ट्रेस है, किसी प्रकार का स्ट्रेस है, तो ये हार्मोन क्या होते हैं, ऑटोमेटिक ये हाई हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कह रहा है वही कि जो कैटाकोलामाइन पाथवे, यानी कि जो हार्मोन का जो बनने का जो प्रोसेस है उसी को ये डिस्टर्ब कर देता है। कौन सा, ये ईसीटी मैकेनिज्म। ठीक है, और ये जो डाइसैफ्रॉन और लिम्बिक सिस्टम है, बेसिकली ये एरिया है जहाँ पे कैटाकोलामाइन का जो क्या कह सकते हो कि एक सेंटर जहाँ पे फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, और सीजर जो होते हैं कहीं ना कहीं यहीं से जनरलाइज जो सीजर आपने देखा था वो स्टार्ट होते हैं फॉर्म होना। तो वही कह रहा है आल्सो इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस, यानी कि ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट है जो कि जब सीजर अराइज होता है तो वो इन्वॉल्व रहता है। तो डाइसैफ्रॉन, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस, और ये कहीं ना कहीं कैटिकोलामाइन पाथवे से भी कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा बस यही हाइपोथेसिस है, बट एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज अननोन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट इन ईसीटी। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सीजर। टाइप ऑफ सीजर प्रोड्यूस, ठीक है, जो सीजर प्रोड्यूस हुआ है उसका टाइप। तो हमें पता है कि जो सीजर प्रोड्यूस होता है वो कौन सा होता है, तो ग्रैंड माल सीजर। कौन सा, ग्रैंड माल, हमने देखा ही था ग्रैंड माल सीजर। ग्रैंड माल में भी कौन सा, तो टॉनिक और एक क्लोनिक। ठीक है, टॉनिक क्लोनिक देखा था हमने। ठीक है, तो वही कह रहा है कि 25 सेकेंड, ये क्या 25 सेकेंड बता रहा है कि जैसे कि हमने क्या देखा कि ब्रेन है, ब्रेन में हम इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कितने देर तक डालेंगे, तो 60 सेकेंड से लेके बहुत डालेंगे तो 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो ठीक है, एक व्यक्ति आया, उसको करंट हम दे रहे हैं, 60 सेकेंड हो गया। ठीक है, 60 सेकेंड में ही उसका क्या हुआ कि सीजर स्टिमुलेट हो गया, उसके सीजर जो है बॉडी में शो करने लगा। जो सीजर जनरेट हुआ वो कितने देर तक बॉडी में रहा, द सीजर दैट जनरेट, ठीक है, इनसाइड द ब्रेन और बॉडी, तो वो कितने देर तक बॉडी में स्टे किया, कितने देर तक रहा बॉडी में। जो सैकिंग मूवमेंट है, जर्किंग मूवमेंट है, तो 25 सेकेंड तक, यानी कि जो सीजर आती है ईसीटी के टाइम में वो 25 सेकेंड तक होती है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी एंड टोटल नंबर ऑफ ईसीटी। फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 वीक इज इक्वल टू 3 ईसीटी। बेसिकली कुछ नहीं है, कहा जाता है कि एक सप्ताह में हम कितना ईसीटी ले सकते हैं। तो देखो, एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है ना। तो संडे तो ऐसे ही गया, तो यानी कि 6 दिन बचा। तो 6 दिन में हम अल्टरनेट डे लेंगे, लाइक मंडे लिए तो ट्यूसडे नहीं, फिर हम वेडनेसडे को ईसीटी का सेशन लेंगे, फिर वेडनेसडे को लिया तो थर्सडे को नहीं लेंगे, देन फिर फ्राइडे को सेशन लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होता है कि 2 से 3 हम ईसीटी का सेशन जो है हम ले सकते हैं। ठीक है, और पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ ईसीटी, 25 में भी प्रेफर। कहता है कि आखिर एक व्यक्ति अपने पूरे होल लाइफ में कितना जो है, होल लाइफ में वो कितना जो है ईसीटी का सेशन ले सकता है। तो 25 ईसीटी का वो सेशन क्या कर सकता है, अपने पूरे होल लाइफ में वो ले सकता है। बट क्या जनरली ऐसा होता है? नहीं।
तो अगर वो नहीं, अगर क्या एक व्यक्ति के अंदर जैसे मैक्सिमम 25 है, बट ऐसा नहीं है कि उसमें 25 हम सेशन डाल देंगे। 25 सेशन डालना मतलब आई मीन ईसीटी देना, सेशन देना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि आप ब्रेन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। ब्रेन के अंदर जो है आप एक क्या कर रहे हो, आर्टिफिशियली ब्रेन को इंड्यूस कर रहे हो सीजर के लिए, बहुत बड़ी बात है ना। तो ऐसे प्रिफरली 6 से 10 या फिर कहीं आपको 8 से 10 मिलेगा, मतलब एक व्यक्ति, ठीक है, उसको 8 और 10 अगर सेशन लग जाए ईसीटी का, तो क्या होता है कि वो ठीक हो जाता है। मतलब ट्रीटमेंट के पर्पज से 8 से 10 काफ़ी है, ठीक है। ऐसे हम देख कि अगर आपसे ये पूछे कि एक व्यक्ति अपने पूरे होल लाइफ में कितना ईसीटी सेशन ले सकता है, देन यू से 25, पर जनरली 8 से 10 में वो ठीक हो जाता है, फिर 6 से 10 सेशन में वो ठीक हो जाता है, ट्रीटमेंट ठीक हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी में हो गया एमनेसिया। यू ऑल नो व्हाट इज एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब क्या होता है, मेमोरी का लॉस होना, ठीक है, याददाश्त, थोड़ा बहुत याददाश्त जो होता है वो जा सकता है। मेनली जो रिसेंट मेमोरी होती है वो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर में भी कहाँ का बोन, तो जाव का बोन। जो जाव का बोन होता है, बेसिकली आपको पता है कि जब हम ईसीटी का प्रोसीजर होता है तो उसमें क्या होता है, सीजर आते हैं। सीजर का मतलब क्या है, वो बॉडी पूरा मूव करता है, उसका तित, उसका जाव, उसका लिप्स, सब कुछ जो है वो सैकिंग करता है ना, जर्किंग मूवमेंट जैसा एकदम। जैसे कि आप बस में सफ़र करते हो, ट्रेन में सफ़र करते हो, तो एकदम जर्किंग मूवमेंट आपका बॉडी करता है ना, उससे कितना गुना ज़्यादा जो है उस टाइम बॉडी जर्क करता है। तो आप सोच सकते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये फोर्सफुली जो है मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है, क्योंकि मूवमेंट के लिए मसल्स रिस्पॉन्सिबल है। जब तक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, मूवमेंट होगी नहीं बॉडी में। तो फोर्सफुली, एक होता है नॉर्मल, एक आप चल फिर रहे हो तो नॉर्मल आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, राइट। और एक है कि बॉडी में आप सीजर आया तो ज़बरदस्ती फोर्सफुली जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जाव के बोन जो होते हैं वो डिसलोकेट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। और इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि इनडायरेक्ट ईसीटी जब हम देते हैं तो हम क्या करते हैं, मसल्स को पैरालाइज करते हैं, मसल्स को रिलैक्स करते हैं, मसल रिलैक्सेंट दे के, ठीक है। नेक्स्ट है हेडेक। हेडेक होगा ही ऑफकोर्स, ठीक है। मसल्स एक तो एंजाइटी भी होता है, ईसीटी होने वाला, इसे तार वार पता नहीं क्या लग रहा है, उस वजह से भी, एंजाइटी की वजह से भी हेडेक वगैरह होता है। नेक्स्ट है मसल, मसल्स में पेन होगी, मसल्स पैरालाइज है, राइट। इसलिए लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी रेयर, मतलब ऐसा नहीं कि ईसीटी किसी को लगा और वो इंसान स्वर्गवासी हो गया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अब क्या है ना कि सब कुछ अवेलेबल है। अब आपको मसल रिलैक्सन, एनेस्थेसिया, एट्रोपिन सल्फेट, आपको लाइफ सपोर्टिंग जितना भी है चीज़ें, इमरजेंसी, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे एवरीथिंग जो है आपको अवेलेबल होता है। तो इसलिए जो है ये ऐसा नहीं है कि इंसान जो है डेथ कर जाता है। ईसीटी डज नॉट काउज एनी ब्रेन डैमेज। क्या अब एक सबसे बड़ा सवाल हो सकता है आपका कि ईसीटी दे रहे हैं, न्यूरॉन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं कि वो सीजर जनरेट करे, न्यूरॉन्स क्या डैमेज होता है क्या, तो नहीं। अगर न्यूरॉन्स डैमेज होना शुरू हो जाए तो आपको पता है कि न्यूरॉन्स में रीजनरेशन का जो कह सकते हो कैपेसिटी है वो नहीं होता है। एक बार न्यूरॉन अगर डैमेज हो गया मतलब वो हो गया, फिर वो रेप्लिकेट नहीं होता, वो न्यूरॉन्स वहीं ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे लीवर में क्या होता है, लीवर का सेल अगर डेथ भी, मतलब लीवर का सेल अगर ख़राब भी हुआ तो रेप्लिकेट करके न्यू सेल बना लेता है, ठीक है। बट न्यूरॉन्स जितने बन चुके हैं वो बन चुके हैं, कोई न्यू न्यूरॉन का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। तो इसलिए न्यूरॉन्स अगर डैमेज होंगे तो सोचो कि मरीज अगर 8 से 10 सेशन लेगा तो कितने सारे उसके न्यूरॉन्स डैमेज हो चुके होंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल, और ऐसा होता भी नहीं है कि ईसीटी में ब्रेन डैमेज देखने को मिलता है। अब आप कहोगे कि इंडिकेशन, तो इंडिकेशन जो है मैं आपको इस ईसीटी के जस्ट बाद क्या है कि आपको डिसऑर्डर पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, डिसऑर्डर पढ़ना है। सारी बीमारियां लाइक स्किज़ोफ्रेनिया है या फिर डिप्रेशन है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपको पढ़ना है। चाइल्ड एब्यूज डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, देयर आर सो मेनी।
और डिजीज कंडीशन में सबसे जो मेन चीज़ है ना वो है कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा डिजीज कंडीशन में तो आपको समझ ही नहीं आएगा, सब एक जैसा लगेगा। सो आई होप आप देखोगे। दूसरा चीज़ है इंडिकेशन में आपको उस जब आपको डिजीज कंडीशन पढ़ाऊंगी ना तो उसमें ट्रीटमेंट में आपको समझाऊंगी कहाँ कहाँ हम ECT का इस्तेमाल करते हैं। उस टाइम आपका इंडिकेशन जो है बहुत इफेक्टिव होगा। ऐसे मैं लिख देती हूँ अभी, सीवियर डिप्रेशन में, डिप्रेशन अगर सीवियर हो जाए, क्योंकि मरीज को ना सुसाइड इंटेंट होती है, सुसाइड करने की इच्छा होती है, ठीक है। तो जब व्यक्ति ऐसा कंडीशन में चला जाए कि उसको सुसाइड करने का मन करे तो उसमें एक ही सहारा बचता है, वो है ECT, क्योंकि उस टाइम दवा वगैरह भी इफेक्टिव इतना नहीं होता है। इसलिए सीवियर डिप्रेशन का जो मरीज होता है उसका जो फर्स्ट सिम्टम्स क्या होता है, वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। दूसरा क्या है तो कैटाटोनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। क्या होता है कैटाटोनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, ऐसे वाले मरीज में भी हम क्या करते हैं ECT लगाते हैं। हम देखेंगे आगे, ठीक है, डिजीज कंडीशन का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मे बी जो टाइप ऑफ ECT था उसका वीडियो लंबा है, 25 मिनट का, बट ट्रस्ट में इफ़ यू वॉच दिस वीडियो दिस इज टोटली, आप कह सकते हो कि आपका टाइम वर्थ जाएगा, ठीक है। सो वॉच दिस वीडियो, दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल वीडियो। ओके, थैंक यू।